नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और गहराई से पड़ताल करते हैं चीन के तियानजिन शहर में हाल ही में हुए एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के 25वें शिखर सम्मेलन की। अब देखिए, ये सिर्फ कोई 25वीं सालगिरह का जश्न नहीं था। एससीओ तो वैसे भी यूरेशिया का एक बड़ा राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। लेकिन इस बार ये एक ऐसे मंच की तरह सामने आया जहां मतलब बदलते हुए ग्लोबल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स के बीच दुनिया भर के गठबंधनों को शायद नए सिरे से समझने की कोशिश हुई। हमारे पास इस समिट से जुड़े कई विश्लेषण और रिपोर्ट्स हैं। आज इन्हीं के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बैठक की सबसे अहम बातें क्या रहीं, खासकर भारत और चीन के रिश्तों के लिहाज से, और हाँ, इसका पूरी दुनिया के समीकरणों पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए मिलकर समझते हैं इस पूरे मामले की तह तक। सबसे पहले, और शायद जिस पर सबसे ज्यादा नजरें थीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा 7 साल बाद। हाँ, 7 साल बाद, और वो भी 2020 की जो गलवान घाटी वाली झड़प हुई थी उसके बाद। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है कि शायद रिश्तों पर जो बर्फ जमी थी वो पिघलने लगी है। कह सकते हैं, कम से कम एक शुरुआत तो है। दोनों नेताओं ने बातचीत में कहा कि भविष्य के रिश्तों के लिए आपसी भरोसा, सम्मान और एक दूसरे की संवेदनशीलताओं का ध्यान रखना जरूरी है। ये सुनने में तो मतलब ठीक लगता है, डिप्लोमेटिक बातें हैं। हाँ, डिप्लोमेटिक तो है, लेकिन सिर्फ दौरा होना ही अपने आप में अहमियत रखता है। गलवान के बाद ये पहली बार था जब दोनों देशों के टॉप लीडर्स इस तरह आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे। ये खुद ही तनाव कम करने की दिशा में एक कदम है। अच्छा। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर एलएसी मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने की जो बात थी उसे दोहराया गया, और ये भी माना गया कि हाँ, हाल में कुछ जगहों से सेनाएं पीछे हटी हैं। तो ये एक तरह से जमीनी हकीकत को मानना हुआ जो आगे की बातचीत के लिए जरूरी हो सकता है। और वो जो प्रतीकों की बात होती है, शी जिनपिंग ने ड्रैगन और हाथी के साथ काम करने का जिक्र किया। हाँ, ये मुहावरा पहले भी इस्तेमाल हुआ है, कोई नया नहीं है, लेकिन इस खास मौके पर इतने तनाव के बाद इसका इस्तेमाल शायद एक सोची समझी रणनीति है। ये दिखाने की कोशिश कि चीन कम से कम अभी के लिए शायद सहयोग का माहौल चाहता है, भले ही असल मुद्दे जैसे सीमा विवाद वो अपनी जगह हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि दुनिया के करीब 2.8 अरब आबादी यानी भारत और चीन की कुल जनसंख्या का भला आपसी सहयोग पर निर्भर करता है, ये कैसे देखा जाए? ये भी उसी दिशा में एक इशारा है। ये एक तरह से जिम्मेदारी की बात करना है, जताना कि देखिए, हमारे रिश्तों का असर सिर्फ हम पर नहीं, दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर सार्वजनिक तौर पर तो हाँ, दोनों तरफ से रिश्ते सुधारने की इच्छा जाहिर की गई है, पर सवाल वही है, क्या ये इच्छा एक्शन में बदलेगी? बिल्कुल, इसी सवाल पर आते हैं, क्योंकि सिर्फ इच्छा से आगे बढ़कर कुछ ठोस घोषणाएं भी हुई इस बैठक से, जैसे सीधी उड़ानें। हाँ, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने का फैसला, ये कई सालों से बंद थीं। तो ये व्यापार और लोगों के आने जाने के लिए कितना अहम हो सकता है? ये काफी अहम है। देखिए, सीधी उड़ानें न होने से व्यापार महंगा और मुश्किल हो गया था। लोगों का आना जाना, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, बिजनेस वाले हों, पर्यटक हों, सब प्रभावित था। इसे फिर से शुरू करने से न सिर्फ व्यापार में आसानी होगी, बल्कि पर्यटन, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। ये छोटी बात लग सकती है, पर रिश्तों में गर्माहट लाने के लिए ऐसे कदम जरूरी होते हैं। और इसके साथ ही वीजा नियमों में ढील देने की बात भी हुई, व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। जी। और एक और बड़ी खबर जिसका जिक्र करना जरूरी है, कैलाश मानसरोवर यात्रा वो फिर से शुरू होगी। ये तो बहुत से लोगों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा भी है। बिल्कुल। कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये भारत और चीन के बीच सदियों पुरानी सांस्कृतिक कड़ी भी है। इसका रुक जाना कई लोगों के लिए काफी निराशाजनक था। इसे फिर से शुरू करने का फैसला अगर सही तरीके से लागू होता है तो ये आपसी विश्वास बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये दिखाता है कि दोनों पक्ष उन मुद्दों पर भी आगे बढ़ने को तैयार हैं जिनका सीधा संबंध आम लोगों की भावनाओं और आस्था से है। और आर्थिक मोर्चे पर व्यापार सामान्यीकरण वार्ता शुरू करने पर सहमति बनी। हाँ, इसका मकसद बताया गया है कि पश्चिमी बाजारों पर निर्भरता कम हो और सप्लाई चेन में विविधता आए। क्या यह मौजूदा वैश्विक आर्थिक माहौल को देखते हुए एक बड़ा कदम माना जाए? हाँ, ये निश्चित रूप से बड़ा और रणनीतिक कदम है। देखिए, पूरी दुनिया में इस बात पर बहस चल रही है कि ग्लोबल सप्लाई चेन कैसे काम करे। क्या किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भरता ठीक है? ऐसे में अगर भारत और चीन, जो एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं,
अपने आपसी व्यापार को सामान्य बनाने और शायद पश्चिमी देशों के आर्थिक दबावों का मिलकर सामना करने के तरीके खोजने पर बात कर रही हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। अगर ये बातचीत सफल होती है तो इसका असर पूरी दुनिया के व्यापारिक समीकरणों पर पड़ सकता है। ये दिखाएगा कि दोनों देश अपनी आर्थिक स्वायत्ता को लेकर गंभीर हैं। ये तो हुई भारत चीन की बात, लेकिन तियानजिन समिट सिर्फ इन 2 देशों के बारे में नहीं थी। एससीओ का दायरा तो और भी बड़ा है, जरा उस पर भी नजर डालते हैं। जी। इसी समिट के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की भी मुलाकात हुई। हाँ, और ये मुलाकात भारत रूस के जो पारंपरिक रिश्ते हैं उनकी निरंतरता को दिखाती है। तेल, रक्षा, व्यापार, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों देशों के बीच पुरानी और मजबूत साझेदारी रही है। इस बातचीत से ये संकेत मिलता है कि भारत अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ चीन के साथ रिश्तों को सुधारने की पहल है, तो दूसरी तरफ रूस जैसे अपने पुराने और भरोसेमंद साथी के साथ संबंधों को भी अहमियत दी जा रही है। और इसी समिट में एक और दिलचस्प समीकरण दिखा, चीन और रूस, यानी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। ऐसा लगा कि वो मिलकर एससीओ को एक ऐसी ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे जो दुनिया में एक निष्पक्ष बहुध्रुवीय व्यवस्था लाएगी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका सीधा मतलब है कि चीन और रूस एससीओ को पश्चिमी देशों के दबदबे वाले वैश्विक मंचों, जैसे मान लीजिए G7 या नाटो का जो राजनीतिक प्रभाव है, उसके एक विकल्प के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि दुनिया का प्रबंधन सिर्फ पश्चिमी देशों के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि एससीओ जैसे संगठन जो दुनिया की एक बड़ी आबादी और भूभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी भी बराबर की भूमिका होनी चाहिए। ये एक तरह से मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती देने जैसा है। और क्या एससीओ में ये दम दिख रहा है, खासकर जब इसमें नए सदस्य भी जुड़ रहे हैं, ईरान, तुर्की, मिस्र? ये एक बहुत अहम सवाल है। हाँ, हाल ही में ईरान जैसे देश सदस्य बने हैं। तुर्की और मिस्र जैसे देश भी जुड़ रहे हैं या प्रक्रिया में हैं। इस समिट में इन नए सदस्यों ने भी अपनी बात रखी। ऊर्जा सुरक्षा, नए व्यापार गलियारों का विकास, जैसे वो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की बात होती है, और अपने अपने क्षेत्रों में स्थिरता जैसे मुद्दे उठाए गए। इससे निश्चित रूप से एससीओ का एजेंडा और भौगोलिक दायरा दोनों बढ़ रहा है। तो ये अब सिर्फ मध्य एशिया तक सीमित नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका तक इसकी पहुंच बन रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विस्तार इसे ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा या और जटिल? ये देखने वाली बात होगी। शी और पुतिन का संयुक्त बयान महत्वाकांक्षा तो दिखाता है, पर क्या एससीओ के सभी सदस्य देश हर मुद्दे पर एकमत होंगे? क्या ये संगठन अंदरूनी मतभेदों से ऊपर उठकर सच में वैश्विक शासन में एक बड़ी और वैकल्पिक भूमिका निभा पाएगा, या ये सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहेगा? इसकी असली परीक्षा तो आने वाले समय में ही होगी। एक और परत इस पूरी कहानी में जोड़ते हैं, अमेरिका वाला एंगल। ये पूरा शिखर सम्मेलन एक ऐसे समय पर हुआ जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर कुछ खींचतान चल रही थी। हाँ, ऐसी खबरें थीं कि अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं। क्या इस टाइमिंग का कोई असर रहा भारत के रुख पर एससीओ में? कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार तो यही मानते हैं। उनका कहना है कि भारत का चीन और रूस के साथ इस तरह खुलकर मिलना जुलना, खासकर जब अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव चल रहा हो, ये भारत की स्ट्रेटेजिक हेजिंग यानी रणनीतिक संतुलन साधने की नीति का हिस्सा हो सकता है। अच्छा, मतलब भारत अमेरिका के साथ अपनी अहम साझेदारी तो बनाए रखना चाहता है, जो कई क्षेत्रों में बहुत गहरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो किसी एक शक्ति पर पूरी तरह निर्भर भी नहीं होना चाहता। रूस और चीन के साथ विकल्प खुले रखकर भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके पास अपनी विदेश नीति तय करने की आज़ादी बनी रहे। तो अमेरिका के साथ जो व्यापार तनाव था, हाँ, उसने शायद अनजाने में ही सही भारत के लिए एससीओ जैसे मंचों का महत्व और बढ़ा दिया। ये भारत को ये दिखाने का मौका देता है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से स्वतंत्र फैसले ले सकता है और उसके पास पश्चिम के अलावा भी दूसरे मजबूत साझेदार हैं। ये उसकी मोलभाव करने की ताकत को भी बढ़ा सकता है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, भारत चीन के रिश्तों में नई शुरुआत की कोशिश, एससीओ का बढ़ता दायरा और महत्वाकांक्षा, रूस के साथ पुराने रिश्ते और ये अमेरिका वाला एंगल, तो इस तियानजिन समिट का निचोड़ क्या निकलता है? क्या हम कुछ मुख्य बातें रेखांकित कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल।
पहला और सबसे सीधा निष्कर्ष तो यही लगता है कि भारत और चीन के रिश्ते एक बहुत ही सतर्क लेकिन शायद एक रचनात्मक दौर में जा रहे हैं। बातचीत फिर से शुरू हुई है, कुछ सहमतियां बनी हैं, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और पुरानी अविश्वास की छाया मौजूद है, ये भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा, एससीओ के सदस्य देश, चाहे वो भारत हो, चीन हो, रूस हो या मध्य एशिया के देश हो, वो पश्चिमी देशों के आर्थिक दबावों से खुद को बचाने और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को ज्यादा लचीला बनाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। आपसी व्यापार बढ़ाना, डॉलर पर निर्भरता कम करने की बातें, नए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ये सब उसी दिशा में जाते दिखते हैं। और तीसरा, तियानजिन समिट ने एससीओ को दुनिया के सामने एक ज्यादा मुखर और वैकल्पिक आवाज के तौर पर पेश करने की एक जोरदार कोशिश की है। एक ऐसा मंच जो बहुध्रुवीय दुनिया की वकालत करता है और पश्चिमी नजरिए को ही एकमात्र नजरिए के तौर पर स्वीकार नहीं करता। ये तो हुए रणनीतिक निष्कर्ष, लेकिन अक्सर शिखर बैठकों में कही गई अच्छी बातों और जमीनी हकीकत में फासला रह जाता है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। असली कहानी तो अब शुरू होगी कि कागज पर लिखी बातें हकीकत बनती हैं या नहीं। क्या तियानजिन में जो थोड़ी सकारात्मक हवा बनी है वो सीमा पर स्थायी शांति लाने में कामयाब होगी? क्या सीधी उड़ानें और वीजा में ढील सच में व्यापार और लोगों के रिश्ते मजबूत कर पाएंगी? क्या वो व्यापार सामान्यीकरण की बातचीत किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि ये समिट कितनी सफल रही। सही बात है। भारत और चीन के लिए तो दांव के बहुत कुछ लगा है। देखिए, अगर वे इस मौके का फायदा उठाकर वाकई में विश्वास बहाल कर पाते हैं और सहयोग बढ़ाते हैं, तो ये न सिर्फ उनके अरबों लोगों के लिए अच्छा होगा, बल्कि पूरे एशिया के शक्ति संतुलन पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन अगर ये कोशिश नाकाम होती है, तो जो थोड़ा बहुत भरोसा बना है वो भी टूट सकता है और अविश्वास की खाई और गहरी हो सकती है। इसलिए आने वाले महीनों और सालों में इन सहमतियों पर अमल कैसे होता है, यही सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो कुल मिलाकर तियानजिन शिखर सम्मेलन हाल के दिनों की एक बेहद अहम घटना रही है। इसने न सिर्फ भारत चीन रिश्तों में एक नए अध्याय की उम्मीद जगाई है, बल्कि दुनिया के बड़े मंच पर शक्ति संतुलन और वैश्विक समीकरणों में हो रहे बदलावों की तरफ भी इशारा किया है। आगे इस पर हमारी नजर बनी रहेगी कि ये उम्मीदें और इशारे किस हद तक हकीकत में बदलते हैं। क्या ये गति बनी रहती है या ये भी बस एक और कूटनीतिक रस्मदायगी साबित होती है? और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। ये जो हम बदलती हुई साझेदारियां देख रहे हैं, कभी तनाव, कभी सहयोग, और जिस तरह से एससीओ जैसे क्षेत्रीय संगठन अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका दुनिया के व्यापार के रास्तों पर, ऊर्जा की सप्लाई लाइनों पर और सबसे बढ़कर टेक्नोलॉजी के विकास की जो होड़ चल रही है, उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या आने वाले समय में हम सचमुच एशिया और यूरेशिया में शक्ति के नए केंद्र बनते हुए देखेंगे, जो मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को न सिर्फ चुनौती देंगे बल्कि उसे एक नई शक्ल भी दे सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।